हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई की बेसिक्स के बारे में। आपने मानिए कि एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें एक पावर सप्लाई की ज़रूरत है, कुछ वोल्टेज और कुछ एम्पियर की ज़रूरत है। तो आप एक स्विच मोड पावर सप्लाई यूज़ करेंगे या फिर एक ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। इन सब के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इनमें सुविधा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सुविधा क्या है। तो इन सब को मिला के आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कौन सा आपका प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा। भैया बेसिक नॉलेज वाली वीडियोज़ थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इनमें इन डेप्थ ज्ञान मिलता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। इस वीडियो का एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखें। भैया इसको बोलते हैं लीनियर पावर सप्लाई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। ये लीनियरली काम करता है। इसके ऊपर जितना लोड देंगे उतना इसका वोल्टेज लीनियरली घटता जाएगा। और इसके साथ जो भी रेगुलेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट की रेगुलेटर, 7812, ये सब लीनियर रेगुलेटर है। इसलिए इस सब पावर सप्लाई के सिस्टम को लीनियर सिस्टम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्विचिंग सिस्टम। यहाँ पर दोस्तों एक स्विच रहता है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर रहता है। ये जो मेंस वोल्टेज से ये 310 वोल्ट इस कैपेसिटर में बनती है, उसको ये स्विच करके ट्रांसफार्मर को एक बार पाल्स देता है। और उसी पाल्स से इस ट्रांसफार्मर से कुछ वोल्टेज निकलता है, वो यहाँ पर इस डायोड के अंदर फिल्टर होती है। यहाँ पर कुछ पावर सप्लाई में नॉर्मल डायोड होता है, जैसी डायोड दिखती है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला डायोड है। यहाँ पर दो डायोड एक साथ है। और बेसिकली हीट सिंक लगाने के लिए ये डायोड ऐसा बनाया गया है ताकि यहाँ पर हीट को बाहर में रेडिएट किया जा सके। एनीवे, तो उसके बाद वो डायोड से फिल्टर होकर इन सब कैपेसिटर में भरता है, फिर जाके यहाँ पर आपको आउटपुट में मिलता है। और एक सबसे वाइटल बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक ऑप्टोकपलर है और यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस होती है। यहाँ पर ये है TL431 की एक रेगुलेटर चिप। ये वोल्टेज को मेजर करता है आउटपुट में, फिर जाके इस ऑप्टोकपलर के थ्रू यहाँ पर प्राइमरी साइड में फीड करता है कि भाई सही वोल्टेज आ गया, अब स्विचिंग को रोक दो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन चल के यहाँ पर वोल्टेज को मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज की मेंटेनेंस ओनली आपका टर्न रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर प्राइमरी में अगर आपने 220 टर्न दिया, सेकेंडरी में 12 टर्न दिया, तो यहाँ पर 220 वोल्ट इन करने से 12 वोल्ट आउट मिलेगा। लेकिन दोस्तों 220 टर्न बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टर्न देते हैं। बेसिकली यहाँ पर 220 और 12 मैंने बोला बिकॉज यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशियो जितना होगा उतना रेशियो में आपका वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पर इस कॉपर वायर की थिकनेस जो है, ये जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा एम्पियर आपको मिलने वाली इस ट्रांसफार्मर से। दोस्तों यहाँ पर जो प्राइमरी होते हैं, देखिए अंदर में बना हुआ है, ये पतला तार से वाइंड किया गया है क्योंकि इसमें एम्पियर कम जाती है, वोल्टेज ज़्यादा जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी है वो मोटा तार से वाइंड किया गया है क्योंकि इसमें वोल्टेज कम आती है, एम्पियर ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। और लेकिन इस ट्रांसफार्मर के लिए भी चीज़ें सेम है। इसमें भी सेकेंडरी मोटा रहता है, प्राइमरी पतला रहता है। भैया यहाँ पर लॉन्जिविटी की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। तो ये ज़्यादा लॉन्जिविटी देता है, ज़्यादा दिन के लिए ये चल सकता है, जैसे 10 साल तक भी चला देगा। लेकिन ये सब पावर सप्लाई के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा कंपोनेंट्स है, तो ये ख़राब होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। और भाई आप बात करते हैं कि इसका एफिशिएंसी। दोस्तों ये बोर्ड जो है ये हीट कम होता है, ज़्यादा पावर देते हुए भी, मतलब फुल पावर पर चलते हुए भी हीट कम होता है इसके कंपैरिजन में। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट होती है। अगर ये 10 वाट डिलीवर कर रहा है तो ये खुद खाएगा 10 वाट जैसा, मतलब कि इसकी 50% के आसपास इसका एफिशिएंसी रहता है। लेकिन ये अगर 10 वाट डिलीवर कर रहा है तो ये लगभग 12 वाट कंज्यूम करेगा, मतलब कि यहाँ पर 2 वाट ही हमारा हीट के रूप में वेस्ट जा रही है। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वेस्ट ज़्यादा होती है। भैया वीडियो की ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने एक लीनियर पावर सप्लाई बना लिया, एक ट्रांसफार्मर और एक ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर से। तो ये रेक्टिफायर काफ़ी छोटा है, लेकिन मैं कम टाइम के लिए यूज़ करूँगा। थोड़ा बहुत हीट होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आएगी। और यहाँ पर एक चार्जर को भी मैं ले लिया। तो इन दोनों को मैं लोड डाल के दिखाऊंगा, मतलब लोड डालते हैं तो इसका वोल्टेज का क्या चेंजेस आता है, मतलब कितना एम्पियर के साथ वोल्टेज कितना कितना घटता है, कैसा लोडिंग में ये बिहेवियर करता है, ये दिखाएंगे। तो ये दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगा मेरा ये वाला लोडिंग डिवाइस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लोड। तो यहाँ पर देखिए ई लोड एंड MAH टेस्टर, ये एक बैटरी का MAH भी टेस्ट कर सकता है। ये बेसिकली डिवाइस में क्या है एक्चुअली, यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट लोडिंग की सिस्टम है। यहाँ पर इस स्पॉट से आप लोग करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी पावर सप्लाई, कोई भी बैटरी लगा के आप लोग इसके साथ लोड को वेरी कर सकते हैं कि ये कितना लोड डालेगा उस सप्लाई के ऊपर या फिर उस बैटरी के ऊपर। तो अगर बैटरी के साथ आप लोग 1 एम्पियर का लोड डालते हैं, अगर वो 1 घंटा चलता है उतना एम्पियर में,
तो वो कहलाएगा 1000 mAh की बैटरी, यानी 1 एम्पियर आवर की। और यहाँ पर एक वोल्टेज की प्रोटेक्शन फीचर भी है, जहाँ पर बैटरी ख़त्म हो जाने से वो कुछ वोल्टेज में इंडिकेट करता रहेगा, ये बाजार को बजाता रहेगा और करंट को ऑफ कर देगा। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये बैटरी कितना टाइम के लिए आपका 1 एम्पियर सप्लाई दे पाया, तो उसी से आपका mAh टेस्ट हो जाएगा कोई बैटरी का। तो इस डिवाइस को मैं सेल करता हूँ, कैसे ख़रीदना है वो भी बताऊँगा। अब इस ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई को टेस्ट किया जाए। अभी देखिए ये आउटपुट दे रहा है 10 वोल्ट और यहाँ पर एम्पियर जा रहा है 00। अगर मैं एम्पियर को बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़। एम्पियर को जस्ट मैंने थोड़ा सा ही बढ़ाया, देखिए 18-19 मिली एम्पियर, जैसे यहाँ पर 20-25 मिली एम्पियर जा रही है, इसी में 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया। मतलब इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो एम्पियर टानने से, क्योंकि इसका कॉइल का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो अभी देखिए 100 मिली एम्पियर टान रहा हूँ, अभी इसका वोल्टेज जो है घट के 7.8 हो गया है। 200 मिली एम्पियर 7 वोल्ट हो गया। 300 मिली एम्पियर अब ये 5.5 वोल्ट के जैसा हो गया। 400 मिली एम्पियर 4.8 मतलब 5 वोल्ट हो गया। अगर हाफ एम्पियर टाना जाए तो ये 4 वोल्ट हो गया। उससे ज़्यादा अगर टानते हैं, मानिए कि 600 मिली एम्पियर, तो ये 3.6 वोल्ट। अब ये कोई भी यूज का नहीं रहा, ये 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था। 0.7 एम्पियर में ये 3 वोल्ट हो गया। अब 0.9-10 करेंगे तो 2 वोल्ट और उससे नीचे चला जाएगा। तो भैया ये क्योंकि हाफ एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर हाफ एम्पियर दे के देखते हैं। तो यहाँ पर हाफ एम्पियर दिया तो यहाँ पर 4 वोल्ट हो गया ये, तो ये 6 वोल्ट का अभी नहीं रहा। तो 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 6 वोल्ट देगा कितना एम्पियर में, ये दे रहा है 6 वोल्ट 0.3 एम्पियर में। तो भैया अगर इस तरह के ट्रांसफार्मर को रेगुलेट करके यूज किया जाए, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज तो घटता बढ़ता रहता है एम्पियर के साथ साथ, तो इसको रेगुलेशन करना ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए कि 6 वोल्ट की कुछ प्रोजेक्ट में इसको यूज कर रहे हैं, आपको 6 वोल्ट ही चाहिए, उसके ऊपर चला जाए तो सर्किट आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेगुलेटर लगाना होगा 7806 या उस तरह के कुछ, या फिर 7805 से भी लगा सकते हैं 5 वोल्ट के लिए। अब चलिए टेस्ट किया जाए एक स्विचिंग पावर सप्लाई को, जो इस बोर्ड के अंदर इस USB पोर्ट में एक चार्जर की बोर्ड लगा हुआ है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ये स्विचिंग पावर सप्लाई ही है। अभी देखिए भैया 0 एम्पियर टान रहा हूँ, मतलब कि कोई लोड नहीं दिया गया है। यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है चार्जर में। अब हम लोग लोड को बढ़ा के देखते हैं। तो आप देखिए 200 मिली एम्पियर लोड दे दिया, अभी भी 5.1 वोल्ट है, मतलब थोड़ा बहुत मिली वोल्ट घटा है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कोई वोल्टेज की चेंजेस नहीं आया है। अभी हम लोग 250-300 मिली एम्पियर लोड दे दिया, अभी भी ये 5.088 है, मतलब 5.1 था, थोड़ा सा घटा है। तो लगभग ये फिक्स्ड ही रह रहा है 5 वोल्ट के ऊपर। अभी देखिए हाफ एम्पियर जैसा लोड डाल दिया, फिर भी ये 5 वोल्ट है। स्विचिंग पावर सप्लाई का यही खासियत है। इस मीटर का टाइम आउट हो गया, ये ऑटो पावर ऑफ के लिए ऐसा भी दे रहा है। अभी देखिए हम लोग 800 मिली एम्पियर दे दिया, अभी 4.9 वोल्ट है, अभी भी 5 वोल्ट से थोड़ा सा ही घटा है। 1 एम्पियर लोड दे देते हैं, 1 एम्पियर में भी 4.9 है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके साथ, जितना भी करंट आना हो ये वोल्टेज उतना ही देगा जितना इसका वोल्टेज है। मतलब इसका एक लिमिट भी होती है, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर है 1.2 एम्पियर, अब ये 4.8 हो गया, थोड़ा सा और घटा है। यहाँ पर और लोड डालते हैं, तो यहाँ पर डाल दिया 1.4 एम्पियर, फिर भी 4.8 है। 1.5 एम्पियर ट्राई करते हैं। अब देखिए 1.4 के ऊपर गया तो यहाँ पर वोल्टेज डाउन मार दिया। तो इस पॉइंट पे देखिए वोल्टेज डाउन मार रहा है, किस पॉइंट में, ये 1.4 के ऊपर। तो यहाँ पर 1.4 एम्पियर है इसका काट ऑफ पॉइंट। 1.4 से ज़्यादा जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज घट जाता है। तो इसी को बोलते हैं चार्जर का एम्पियर। चार्जर के ऊपर जो एम्पियर लिखा रहता है वो इसी का वैल्यू होता है, मतलब कितना एम्पियर से ज़्यादा आप लोग नहीं दे सकते हैं। तो ज़्यादा एम्पियर का चार्जर यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो आपका लोड को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा है। लोड जितना टानेगा उसका एक लिमिट होता है। तो ये सवाल काफ़ी लोग कमेंट्स में करते हैं कि भाई मेरा हाई एम्पियर का चार्जर है, 2 एम्पियर का चार्जर, लो लोड को मैं अगर कनेक्ट करूँ तो वो ख़राब हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये मेरा डिवाइस कितना यूजफुल है। तो इसको ख़रीदने के लिए आप यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टैक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे PCB बना लिया इसका JLC PCB से, तो आप जल्दी ऑर्डर कर दीजिए स्टॉक ख़त्म होने से पहले। तो भैया इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ये अगर आपका एक ग्राफ है, इस तरफ एम्पियर है और इस तरफ वोल्टेज है, तो हम ज़्यादा एम्पियर बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की क्या चेंजेस आती है। तो वो लीनियर ट्रांसफार्मर के लिए कुछ इस तरह की वोल्टेज की चेंज आती है,
तो यहाँ पर जो इसका जो कैपेसिटी होता है, जैसे मेरा वाला के लिए 5.5 एम्पियर था, मतलब 500 मिली एम्पियर, तो वो कुछ यहाँ पर मिडिल में लाई करती है। ओके, लेकिन जो स्विचिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, स्विचिंग पावर सप्लाई होते हैं, उसमें ये कार्व कुछ इस तरह की होती है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे भाई कि स्विचिंग पावर सप्लाई का कार्व अच्छा है, तो भाई एक्चुअली फिजिकली दोनों का कार्व सेम ही है। ये भी यहाँ पर था ऐसे, लेकिन उसका जो रेगुलेशन सिस्टम है वो उसको यहाँ पर रोक देता है। मतलब कि इस डिवाइस का जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज लगभग 50-60 वोल्ट तक भी जा सकता था, लेकिन इसका जो रेगुलेशन सिस्टम है ये ऑप्टो कपलर, उसको ये 12 वोल्ट में लिमिट कर देता है, मतलब 12 वोल्ट से बढ़ना ही नहीं देता है। तो इसीलिए ये ऐसा बिहेव करता है, लोड में ये घटता ही नहीं है। बेसिकली ये ग्राफ भी सही नहीं है, थोड़ा बहुत घटता है, तो थोड़ा बहुत इसमें स्टीप ऐसा मिलेगा, थोड़ा बहुत डाउन होगा लेकिन पूरा डाउन नहीं। ओके, इसमें भी हम लोग एक रेगुलेटर लगा के इसका वोल्टेज को भी ऐसे यहाँ पर फिक्स रख सकते हैं, तो इसका भी कार्व कुछ ऐसा ही दिखेगा। वोल्टेज कम रखने के लिए आपको लीनियर रेगुलेटर्स लगाना पड़ेगा, जैसे 7805, 7809, 7812 इस तरह की। तो भाई आप बोलेंगे भाई स्विचिंग पावर सप्लाई तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो पावर सप्लाई है मेरा 5000 रुपये दाम है इसका। तो इसको खोल के देखा भाई, इसके अंदर लीनियर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, तो क्या ये कंपनी बेवकूफ़ है? तो चलिए कुछ गुप्त जानकारी लिया जाए। भैया ये मेरा ये चार्जर है, इसके साथ ये ऑसिलोस्कोप के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब चलिए इसको चालू करते हैं। 5 वोल्ट DC, बहुत बढ़िया। चलो इसको जूम करते हैं। ये कर दिया जूम। अरे कहाँ चला गया, पोजीशन से भी नहीं आ रहा है। AC कपलिंग, अब ये आ गया वापस, मतलब यहाँ पर बस AC ही जूम होगा। फिर से जूम करते हैं। अरे भाई ये क्या है, ऐसी तो बात नहीं थी। तो भाई एक्चुअली इसका जो सप्लाई है ये फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो चलता है। यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज को चेक कर करके रेगुलेट करता रहता है, उसी का ये जो नॉइज़ है वो बन रहा है। तो एक स्विचिंग पावर सप्लाई का आउटपुट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। इस तरह की नॉइज़ आती है स्विचिंग पावर सप्लाई की आउटपुट में। लेकिन वही अगर हम लोग एक लीनियर पावर सप्लाई को देखें तो इसमें नॉइज़ है ही नहीं। पूरा जूम कर रहा हूँ फिर भी कुछ नॉइज़ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। तो चलो थोड़ा लोड डाल के देखते हैं। यहाँ पर लगा दिया एक LED। अरे भाई ये क्या शुरू हो गया यहाँ पर, ये क्या नौटंकी है भाई। तो इसको बोलते हैं रिपिल। जितना लोड आप देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपिल सबका आएगा। तो ये क्यों आता है, क्योंकि जो यहाँ पर 50 हर्ट्ज की साइकिल बनती है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, वो इस कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करता रहता है एक एक साइकिल में। जब भी 50 हर्ट्ज की वेव आती है इसको चार्ज कर दिया एक बार, तो इस तरह से चार्ज कर करके इस कैपेसिटर की वोल्टेज को ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे किसी लोड से, तो यहाँ पर कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता रहेगा और उसको फिर से चार्ज करने के लिए इसको वेट करना पड़ता है कब AC की साइकिल एक बार 50 हर्ट्ज की साइकिल आती है। कहीं पर ये लूज हो रहा है एनीवे। तो इसीलिए यहाँ पर रिपिल बनता है। तो इसका भी कैलकुलेशंस होते हैं, वो कैलकुलेशन करके ही आपको यहाँ पर सप्लाई को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो वो भी किसी एक वीडियो में सिखा दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह से कि रिपिल को कैसे कम किया जाए, मतलब कितना एम्पियर तक आप टान सकते हैं रिपिल ना देते हुए यहाँ पर। और वो करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह के रेगुलेटर लगा के इसकी जो कर्व है उसको यहाँ पर बनाना होगा। तो अगर इसके ऊपर कम लोड डालते हैं तो रिपिल यहाँ पर ऊपर में रहेगा, मतलब इसके नीचे आएगा नहीं आएगा। और ज़्यादा लोड डालेंगे तो इसका वोल्टेज जब इसके नीचे आ जाएगा तब रिपिल यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये सब बेसिक्स है। मतलब कि यहाँ पर जो है ये अगर आपने 500 मिली एम्पियर के लिए सप्लाई डिज़ाइन किया तो 500 मिली एम्पियर लोड के कम देंगे तो कोई भी रिपिल नहीं आएगा इस तरह के सिस्टम में। तो भैया अगर नॉइज़ की बात करें तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर इस SMPS को बीट कर देता है। वो कैसे, यहाँ पर दोस्तों मैंने दिखाया कि दोनों में ही नॉइज़ आता है, लेकिन इसका नॉइज़ जो है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का है, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर कोई सेंसिटिव सर्किट आप चलाते हैं जैसे कि कोई माइक्रो कंट्रोलर हो गया, तो इन सब में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ की वजह से यहाँ पर अंदर में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब ट्रांसफार्मर्स के लिए कितना भी रिपिल आ जाए वो 50 हर्ट्ज की ही होगी। 50 हर्ट्ज के ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का कोई भी नॉइज़ इसके अंदर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो है सुविधा ये है कि लो फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को फिल्टर करना बहुत ईजी है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ से डील करना काफ़ी मुश्किल है। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इतना डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।